मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता उड्डयन मंत्री के पद पर इस वक्त वह रहकर कई ऐसे अहम फैसले ले रहे हैं जो देश की जनता को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी में है। जब से वह बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से लगातार उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में तमाम बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जहां एक तरफ कांग्रेस में कलह मची हुई है तो वहीं बीजेपी में भी कलह की शुरुआत कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस डिबेट सेशन में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल। और आपको यहाँ पर बता दें कि आज हम यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। इन चुनाव के लिए रणनीतियां बनाना अभी से तय हो चुका है। बीजेपी को लेकर यहां पर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब गुजरात के मॉडल को ध्यान में रखते हुए और गुजरात की तर्ज पर यहां पर चुनाव लड़ सकती है। 40% नए चेहरों को शामिल किया गया था गुजरात में, और कहीं ना कहीं बीजेपी अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी वही कर सकती है। बीते लंबे वक्त से हम देखते चले आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए बार बार शिवराज सिंह चौहान को आगे किया गया, लेकिन अब संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है। और अब यहां पर दावे ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ मिलकर यहां पर 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। आपको ये जानकारी दे दें कि 200 सीट विधानसभा सीटें हैं यहां पर, और 200 से पार का लक्ष्य बीजेपी ने बना रखा है। दावे यहां पर यह किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की दावेदारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्या वाकई में उनको आगे करना चाहिए? मेरा इस मुद्दे पर यह कहना है कि कई नेता ऐसे होते हैं जिनको सीएम की कुर्सी पर बिठाने के बाद ही पता चलता है कि वो वाकई में क्या सीएम बनने लायक है। क्योंकि हमने देखा है राजनीति के अंदर जब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, जब तक आपको कुछ आइडिया नहीं होता है। अब जैसे एकनाथ शिंदे का हम एग्जाम्पल ले लें, किसने सोचा था, मतलब उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार तक ने कहा था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। हालांकि वो बड़े अच्छे से जो है वो महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति भी उतनी लोकप्रिय नहीं हुई है, क्योंकि विवाद उतने ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद की जहाँ तक बात है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि विरासत में उन्हें राजनीति मिली है और कहीं ना कहीं उनके खून में भी होगी, तो इस तरह उनको मुख्यमंत्री बनाना एक अच्छा मूव साबित हो सकता है, क्योंकि वो यंग हैं और आने वाले टाइम में अनुभव का जो कहते हैं ना कि फायदा वो उन्हें मिल सकता है, क्योंकि भाजपा में भरपूर अनुभव है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी में काफी अनुभव है, ये बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि बीजेपी में देखा जाए तो वरिष्ठ से लेकर युवा नेता तक है और सभी को मौका दिया जाता है। क्योंकि कांग्रेस में हमने यही देखा है कि कांग्रेस में कलह जो बढ़ती हुई नजर आती, कहीं ना कहीं उन नेताओं की सुनी नहीं जाती है और यही नाराजगी जाहिर करते हुए वह अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं। ये नजारा हमने गुजरात की विधानसभा चुनाव से पहले देखा, जब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और वीरमगाम से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और उन्हें मौका भी दे दिया। हालांकि उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल को लेकर जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उस वक्त हम सभी ने देखा कि हार्दिक पटेल खुशी खुशी इस फैसले को स्वीकार करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात की जाए तो सिंधिया के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। दावे यहाँ पर कई अनेकों किए जा रहे हैं। फिलहाल लेटेस्ट खबर के बारे में आपको बता दें, दावा यह किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। जो यहाँ पर देखा जाए तो राजनीति में इस वक्त बड़े बड़े चेहरों में वह शुमार हैं, देश के वह प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मोदी लहर हम पूरे ही देश भर में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। वहीं यहां पर देखा जाए दावा यह किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को आगे किया जा सकता है। अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो यहां पर बीडी शर्मा के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। तो आपके मुताबिक क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करते हुए मोदी कैबिनेट का हिस्सा वह पहले से ही है, उड्डयन मंत्री के पद पर हैं, लेकिन क्या वाकई में प्रदेश अध्यक्ष जो है इस वक्त बीडी शर्मा, क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना यहां पर इतना देखा जाए तो फायदेमंद होगा? आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश
की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने आपने बताया कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जनता बहुत पहले से जानती है, तमाम वो खबरों में बने रह चुके हैं, और उसके साथ साथ जब कोविड जैसी बड़ी आपदा आई थी तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कई फैसले लिए थे जिसकी चर्चा जो है मीडिया में खास तौर पर हुई थी। और भाजपा का जहां तक थिंक टैंक है, जो बड़े बड़े नेता है जिसमें मोदी और अमित शाह हैं, उनका सीधा जो है वो कांटेक्ट है, और काफी साल से चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं तो अनुभव उन्हें अच्छा खासा है। तो या तो भाजपा को जाना चाहिए, तो एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर हम सिंधिया को देखते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर बीडी शर्मा के संग जाती है भाजपा तो कहीं ना कहीं रिस्की तो होगा। लेकिन ये भी भाजपा बखूबी जानती होगी कि जहां तक वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो उनकी जमीन पर पकड़ बहुत अच्छी होगी, इसीलिए भाजपा जो है वो उनके साथ जाने का सोच रही होगी। अदरवाइज जो है वो शिवसेना, माफ कीजिएगा, अदरवाइज जो मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री के पद पर वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जरूर भाजपा उनके संग जाना चाहती। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने और भी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं इसी पार्टी में रहकर। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए ये नेता भी आगे किए जा सकते हैं। तो देखा जाए तो 4 से 5 नाम ऐसे हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं सिंधिया के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और यहाँ पर बीडी शर्मा भी। देखना होगा कि आखिरकार किसके चेहरे पर साल 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। क्या वाकई में सिंधिया को पीछे किया जाएगा या फिर सिंधिया को आगे किया जाएगा? लेकिन फिलहाल यहाँ पर आखिरी सवाल जो हमारा कपिल से रहेगा वो ये रहेगा कि सिंधिया को लगातार यहाँ पर कई जिम्मेदारियों के लिए आगे किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वह कई ऐलान करते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बीडी शर्मा के साथ मिलकर रणनीतियां बना ली हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान दे जो उनके यहाँ पर देखा जाए तो उनके गढ़ में आते हैं। तो सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। और इसी बीच खबर यह आई है कि सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ उनके प्रभावित क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि कुछ लिमिटेड ही कुछ ऐसी फील्ड है जहां पर वह ध्यान दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें टिकट बांटने का काम यहाँ पर सिंधिया की ही जिम्मेदारी रहेगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिंधिया को सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदारी दी जाएगी? ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। बिल्कुल, इस आखिरी सवाल का जवाब मैं यूं देना चाहूंगा कि सिंधिया को जिम्मेदारी चाहे छोटी दी हो या बड़ी दी हो, एक बड़ी पार्टी के अंदर और भाजपा जैसी पार्टी के अंदर आपको ये बताना होता है, ये भरोसा दिलाना होता है कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो हम बखूबी निभाएंगे। वो जिम्मेदारी कब धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये छोटी जिम्मेदारी अगर सिंधिया बखूबी निभाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 साल में, 3 साल में वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी देखे जा सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री पद के तौर पर भी आने वाले 5 सालों में वो देखे जा सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि सिंधिया के पाले में जो गेंद आ चुकी है उसको किस तरह से खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया के पाले में अगर कोई गेंद आती है तो वह कैसे खेलते हुए नजर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान सौंपेंगे या फिर किसी अन्य दिग्गज नेता के हाथों में। फिलहाल हमारे इस डिबेट सेशन में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।